हेलो गाइज, वेलकम टू द सेशन। गाइज, आज का ये जो सेशन है इसमें अब हम डिस्कस करेंगे हमारी केस स्टडीज। तो यार, जो केस स्टडीज हैं, क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपने अगर चैप्टर को कितना भी प्रैक्टिकली क्यों ना पढ़ा हो, आपको उस प्रैक्टिकेबिलिटी की अगर एप्लीकेशन नहीं आती है कि क्वेश्चन में कैसे आपको जज करके आंसर निकालना है, लैंग्वेज कैसे डिसीव कर सकती है आपको, तो गाइज अपनी पूरी की पूरी नॉलेज वेस्ट हो जाएगी। इसलिए गाइज मैं आपके साथ ये जो केस बेस्ड शीट है, जिसमें कुछ हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हों, बट मोस्ट ऑफ द आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं इसमें, ताकि आपको जो हमने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आपको सारी की सारी समझ में आ जाए। तो गाइज स्टार्ट करते हैं अपन बिना टाइम वेस्ट करे हुए हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, Avik is the finance manager of Mars Limited. In the current year, the company earned high profits. ये जो अविक है, ये क्या है बेटा? मार्स लिमिटेड का एक क्या है? फाइनेंस मैनेजर है, और करंट ईयर में कंपनी ने बहुत सारा प्रॉफिट अर्न किया है। क्या अर्न किया है गाइस? बहुत सारा प्रॉफिट अर्न किया है। However, Avik thinks that it is better to declare smaller dividend as he is unsure about the earning potential of the company in the coming years. Avik कहता है कि यार मैं ना कम डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे भविष्य में पता नहीं है कि अर्निंग्स कैसी होंगी। अभी आपको एक प्रैक्टिकल केस दे दिया कि कैसे एक पर्टिकुलर फाइनेंस मैनेजर डिविडेंड कितना बांटना है उसके रिगार्डिंग एक सिचुएशन में है। कह रहा है कि यार भविष्य में ना अर्निंग्स का मुझे आइडिया नहीं है कि वो होंगी कि नहीं होंगी, तो बोले इसलिए मैं कम डिविडेंड बांटना चाहता हूं। बिल्कुल ठीक है। तुम्हें याद आ रहा होगा, एक पॉइंट पढ़ा था हमने, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स। याद आ रहा है गाइस? एक पॉइंट पढ़ा था हमने, नाम था उसका स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। तो यार जब हम स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड की बात करते हैं, तो मैं ये बात करता हूं कि डिविडेंड, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड क्या है यार? स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स की बात करते हैं अपन यहां पे। जब हम स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स की बात करते हैं, अगर आपकी अर्निंग स्टेबल है, आपको लगता है आपने इस बार 100 रुपया कमाया है और डिविडेंड बांट भी दोगे, कोई टेंशन नहीं है, अगले साल फिर कमा लेंगे। तो यार गाइस क्या होगा ना, अगर आपकी स्टेबिलिटी है तो डिविडेंड बांट दो, कोई टेंशन नहीं। बट आपको लगता है इस साल तो पैसा कमाया है, बट जो अगला साल आने वाला है, नेक्स्ट ईयर जो आने वाला है ना, वहां पे पता नहीं है यार कि कमा पाएंगे कि नहीं, मतलब अनस्टेबल है आपकी अर्निंग्स। तो यहाँ पे ये बंदा भी अनश्योर है। तो अब यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन है, अविक चॉइस ऑफ डिविडेंड डिसीजन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फैक्टर दैट अफेक्ट्स इट। गाइज मैं इसीलिए बार बार जब आपको पढ़ाता हूं, मैं आपको कहता हूं एनसीईआरटी क्यों जरूरी है, क्योंकि आपसे यहाँ पे फैक्टर का नाम पूछा है और जो मार्किंग स्कीम आएगी उसमें वही नाम होगा जो हमारी एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे रखा है। तो क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। तो गाइस कौन सा फैक्टर हो गया? स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। समझ में आ गया? इतना आपने करा, आपको मार्क्स मिला। अब गाइस देखो अगला क्या है, व्हेन इज फाइनेंशियल लेवरेज फेवरेबल। क्या बोला मैंने? ये जो फाइनेंशियल लेवरेज है ना, ये आपको फेवरेबल कब होती है यार? तो मैंने कहा सबसे पहले आपको मैं बता दूं लेवरेज, और ये जो 2-3 कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको बता देता हूं, जो मैंने आपको कहा था लास्ट लेक्चर में। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि ये सारे की सारी 2-3 चीजें हैं, टर्म्स, जो मैं आपको बताऊंगा। लेवरेज का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको बता दूं। मतलब आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, अब मुझे ये तो बताने की आपको जरूरत ही नहीं है कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपकी जो डेट और इक्विटी है, उस डेट और इक्विटी का मिक्सचर क्या है। ठीक है, डेट और इक्विटी का मिक्सचर क्या है, ये होता है आपका क्या? कैपिटल स्ट्रक्चर। तो बेसिकली जब कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट यूज करती है, तो हम कहते हैं कि वो लेवरेज यूज कर रही है। क्या यूज कर रही है? लेवरेज। मतलब सारा का सारा पैसा खुद का नहीं लग रहा, वो लोग बाहर से मतलब उधार पैसा लेके भी लगा रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम मतलब नॉन ओनर्स भी पैसा लगा रहे हैं इसमें। अब मैं ये कहता हूं, जैसे लेट्स से ए कंपनी है और एक बी कंपनी है। ए कंपनी में अगर मैं कहूं डेट है 100 का
और बी कंपनी में है डेट 200 का। अब मुझे बताओ हाईली लेवर्ड कंपनी कौन सी है और लो लेवर्ड कंपनी कौन सी है। यार ये हाई लेवर्ड कंपनी है और ये कौन सी है, लो लेवर्ड। मतलब ऐसी कंपनी जिसमें जिसमें डेट ज्यादा हो वो हाई लेवर्ड, जिसमें डेट कम हो वो लो लेवर्ड। अब ये जो सवाल है अपने पास वो ये है कि यार ये जो फाइनेंशियल लेवरेज होती है, ये जो फाइनेंशियल लेवरेज होती है ये कब फेवरेबल होती है, ये फाइनेंशियल लेवरेज हमारे लिए कब फेवरेबल होगी। तो हमने कहा यार फाइनेंशियल लेवरेज हमारे लिए फेवरेबल होगी जब जब हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा और इंटरेस्ट ऑन डेट कम होगा। याद आ रहा है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाली स्टोरी, आ रहा है समझ में। तो आपको लेवरेज समझ में आ गया कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट कब तक हमारे लिए फेवरेबल रहेगा। तो मैंने कहा हमारा जब जब इंटरेस्ट लेट से 10% है और हम कमा रहे हैं 20%, जब जब रिटर्न ज्यादा होगा इंटरेस्ट ऑन डेट से तब तब हमारे लिए डेट रेज करना फेवरेबल होगा। स्टोरी क्लियर है। तो मैंने कहा इसका आंसर लिख पाओगे अब, फाइनेंशियल लेवरेज विल बी फेवरेबल व्हेन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन द इंटरेस्ट ऑन डेट। वैसे मैंने आपको बोला था कि एक मैं आपको 15 से 20 मिनट्स का एक लेक्चर भी मैं आपको दूंगा एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, जबरदस्त वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाते वक्त। तो आज जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं उस लेक्चर का लिंक आपके साथ शेयर करूंगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला, ठीक है ना गाइस। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला मैं आपके साथ लिंक शेयर कर लूंगा, तो आप आराम से इस चैप्टर को रिवाइज करने के बाद वो एक छोटा सा सेशन देखें, 20 अप्रॉक्स मिनट का है, बट वो आपके बिल्कुल आई ओपनर होगा। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन डेट का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का, जो यहां तक जो प्रैक्टिकल नॉलेज हमारे को चाहिए थी वो मैंने आपको दे दी। आगे बढ़ेंगे गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पिनेकल लिमिटेड डील्स इन द सेल ऑफ स्टेशनरी एंड ऑफिस फर्नीचर। मतलब ये लोग किसमें डील करते हैं, सेल ऑफ स्टेशनरी एंड ऑफिस फर्नीचर। दे सोर्स द फिनिश गुड्स फ्रॉम रेप्यूटेड ब्रांड्स हु गिव देम 4 to 6 months क्रेडिट। यार वो लोग ना रेप्यूटेड ब्रांड से ये आइटम लेते हैं और 4 से 6 महीने का क्रेडिट मिलता है, ठीक है। सीइंग द डिमांड फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स दे आर प्लानिंग टू मार्केट दीज आइटम्स बाय ओपनिंग आउटलेट्स थ्रू आउट इंडिया। अब ध्यान से देखना, ये कह रहे हैं कि भैया ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है इनकी डिमांड बहुत जबरदस्त फैल रही है, तो हम पूरे के पूरे इंडिया में आउटलेट्स खोल के इनको प्रमोट करेंगे। फॉर दिस दे हैव डिसाइडेड टू जॉइन हैंड्स विद जापानीज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरर। अब ध्यान से देखो, अरे यार ये पिनेकल लिमिटेड है जिनका अभी बिजनेस था स्टेशनरी का और ऑफिस फर्नीचर का। अब इलेक्ट्रॉनिक डिमांड्स देखते हुए ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में भी एंट्री ले रहे हैं। अब ये आपसे पूछ रहे हैं आइडेंटिफाई एंड स्टेट एनी 2 फैक्टर्स that would affect the fixed capital requirement of Pinnacle Limited as discussed above। गाइस जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन इजी नहीं रहता। इस क्वेश्चन में अगर आप ये सोचो कि फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो सबसे पहले तो अपन रिकलेक्ट करते हैं यार। फिक्स कैपिटल में याद होगा आपको वो कोड NSG, चले, ताज, कोलाबा फॉर डिफेंस, नेचर ऑफ बिजनेस, आरएस में स्केल, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, उसके बाद चले, ताज, चॉइस ऑफ टेक्निक, आरएस में टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव और कोलेबोरेशन। आरएस में अरे यार आरएस में कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, फॉर डिफेंस एंड में डाइवर्सिफिकेशन भी है, फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव हो गया, डाइवर्सिफिकेशन हो गया, कुछ मिस किया क्या अपन ने। अरे NSG, चले, ताज, कुलाबा फॉर डिफेंस, तो ये लेवल ऑफ कोलैबोरेशन बाद में बोल दिया, फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव पहले बोल दिया। समझ में आ रहा है मैंने। बाकी अपन ने सारे के सारे कवर कर लिए। तो सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन आता है आंखों के सामने आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए क्वेश्चन कौन से पार्ट से डील करता है। ये डील करता है फिक्स कैपिटल वाले पार्ट से। मैं आपको बता दूं ये फिक्स कैपिटल वाले पार्ट से डील करता है, और मैंने कहा फिक्स कैपिटल के ये फैक्टर्स होते हैं, आंखों के सामने आ गए। अब मैंने कहा अब आपको जो जवाब देना है ना, यहां पे इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको फैक्टर चूज करना। नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल, ग्रोथ, मेरे ख्याल से ये डायरेक्ट काम नहीं आएगा, ग्रोथ आ सकता है बट अभी अपन लेंगे नहीं।
मैंने कहा चॉइस ऑफ टेक्निक का कोई यूज नहीं है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन का कोई यूज नहीं है अभी। मैंने कहा लेवल ऑफ कोलैबोरेशन का जबरदस्त यूज है। सर ऐसा क्यों? मैंने कहा ये देखो पिनेकल लिमिटेड किसके साथ ज्वाइन हैंड्स कर रही है बेटा? जैपनीज इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। तो ये लोग मिलके कोलैबोरेशन में काम करेंगे। कोलैबोरेशन में काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली इनकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी? पिनेकल लिमिटेड की कम होगी। आ रहा समझे? दूसरा मैंने कहा फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव, मैंने कहा वो भी अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा डाइवर्सिफिकेशन का यहां पे पॉइंट आ सकता है। मैंने कहा देखो यहां पे सेल ऑफ स्टेशनरी एंड ऑफिस फर्नीचर का काम था, अब ये आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के धंधों पे। इसका मतलब ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, नए नए टाइप के बिजनेस में एंट्री ले रहे हैं। तो यार नए नए टाइप के बिजनेस में एंट्री ले रहे हैं तो इसकी वजह से इनकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो यार कोलैबोरेशन की वजह से रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम होगी, बट डाइवर्सिफाई करने की वजह से इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे आपको समझाना है, जिनको डिस्कस करना है। आ रहा सुनने? अब एक चीज ध्यान रखना, जब आप ऐसे क्वेश्चंस के आंसर लिखते हो ना मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज का ध्यान रखना, ऐसा मत कर देना कि आप जनरली लिखने लग जाओ कि यार डाइवर्सिफिकेशन में ऐसा होता है वैसा होता है। नहीं, यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको पिनेकल लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। तो गाइस देखो भले ही आपको वो सारे के सारे पॉइंटर्स याद होते, बट अगर प्रैक्टिकली समझे भी नहीं होते तो उन सब में से यहाँ पे कौन सा लगेगा वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये जो छोटे वाले क्वेश्चन होते हैं ना 3 से 4 मार्क्स, ये ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है मार्क्स लूज करने की, क्योंकि बड़े वाले में मोस्ट ऑफ द टाइम सारे के सारे लिखने होते हैं तो कोई टेंशन नहीं। बट ये जो छोटे वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें आइडेंटिफाई करना होता है, पिन पॉइंट करना होता है, तो मार्क्स लूज करने की प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से ज्यादा होती है, और यही बच्चों की टेंडेंसी भी होती है ना। हाउ डू राइजिंग प्राइसेस अफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल? अब गाइस देखो रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल आ गए, एनएसजी सिक्योर्ड इन कुलाबा पैलेस राइफल बंदूक और कारतूस चला के। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो राइजिंग प्राइसेस मतलब ये बात कर रहा है इन्फ्लेशन की। तो मैं याद होगा हमने पढ़ा था कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है मार्केट में, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली इसकी वजह से जो आपका करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है वो भी ज़्यादा होगा, और अल्टीमेटली क्या होगा? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। तो आपको यहाँ पे बस यही कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, आपको यही स्टैब्लिश करना है, इफ देयर आर राइजिंग प्राइसेस then we have to make more investment in the current assets in the form of stock and in debtors, and ultimately that will increase my working capital। अब इसके साथ आप एक एग्जांपल लिख देना कोई भी स्टॉक का, तो ऑटोमेटिकली जस्टिफाई हो जाएगा। अब चलें बेटा अगले क्वेश्चन की ओर, अब आप देखो लेंथ। बच्चा क्या होता है मोस्टली जब ऐसी लेंथ देखता है ना बड़ी बड़ी, तो बच्चा घबरा जाता है। यार क्वेश्चन नंबर 5 देखो बड़ा, रीड करो एक बार। तो गाइज रीड करें एक बार क्वेश्चन साथ साथ। देखा आपने क्वेश्चन की लेंथ देखी, क्या जबरदस्त क्वेश्चन है, लेंथ देखी आपने। चलो आगे बढ़ते हैं। शालिनी आफ्टर अक्वायरिंग अ डिग्री इन होटल मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन टुक ओवर द फैमिली फूड प्रोसेसिंग कंपनी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पिकल्स जैम एंड स्क्वाशेस। तो गाइज इनका क्या था, इसने पढ़ाई करी शालिनी, पढ़ाई करने के बाद इस मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में उसने एंट्री मारी। The business was established by her great grandmother and was doing reasonably well। अरे उसकी जो ग्रेट ग्रैंड मदर थी उन्होंने ये बिजनेस किया था, और ये जो बिजनेस था ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये कर रहे थे। However, the fixed operating cost of the business were high and the cash flow position was weak। अब बेसिकली इनके बिजनेस में प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि इनकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट थी, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, और इनका जो कैश फ्लो था ना वो कमज़ोर पड़ रहा था। आ रहा समझे? ऑपरेटिंग कॉस्ट तो ज्यादा और कैश फ्लो क्या? कम। शी वांटेड टू अंडरटेक मॉडर्नाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस टू इंट्रोड्यूस लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एंड डाइवर्सिफाई इनटू द मार्केट ऑफ चॉकलेट एंड कैंडीज। अब वो डाइवर्सिफाई करना चाह रही थी किसमें? चॉकलेट और कैंडीज के मार्केट में। शी वॉर वेरी एंथुजियास्टिक एंड अप्रोच द फाइनेंस कंसल्टेंट who told her that approximately 50 lakh would be required for undertaking the modernization। अब भाई उसने कहा यार फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, कैश फ्लो कमज़ोर है, तो बोले यार इस जो धंधा है ना इसमें मॉडर्नाइजेशन करने की ज़रूरत है, कुछ नई नई टेक्नोलॉजीज लाने की ज़रूरत है। तो उसने कंसल्टेशन किया तो पता पड़ा यार 50 लाख रुपए लगेंगे।
इस पूरे के पूरे एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम में। He also informed her that stock market was going through a bullish phase. He also informed that stock market was going through a bullish phase कि भैया स्टॉक मार्केट अभी क्या है, बहुत बढ़िया चल रहा है। Keeping in mind the above consideration in mind, name the source of finance which शालिनी should not choose। अब देखो यहाँ पे ये नहीं बोला है कौन सा चूज करना चाहिए, कौन सा चूज नहीं करना चाहिए। For modernization and expansion of her food processing business, give one reason in support of your answer। मतलब आप इसके लिए अपना एक सपोर्ट में आंसर दीजिए। Explain any two factors apart from those stated in the above situation which Shalini should keep in mind while taking this decision। अब देखो सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, बच्चों को दो चीज में हमेशा कंफ्यूजन होता है, एक तो कैपिटल स्ट्रक्चर और दूसरा फाइनेंशियल डिसीजन, क्योंकि दोनों में ही सोर्स की बात हो रही है, आ रहा समझे, तो बच्चा कंफ्यूज होता है। तो मैं कहूंगा क्वेश्चन से ही हमेशा आंसर निकालना कि यहां पे देखो डिसीजन की बात हो रही है, अगर कॉन्सेप्ट की बात होती तो कैपिटल स्ट्रक्चर होता, डिसीजन की बात हो रही है मतलब फाइनेंशियल डिसीजन है। याद है क्या था कोड? मुंबई कोड, केस रजिस्टर्ड इन मुंबई कोर्ट फॉर क्रिमिनल कोड एंड कंडक्ट, याद आ रहा है? अब मैं आपको बता दूं इस पूरे के पूरे केस में उसको डेट, सबसे पहले देखो इसमें दो आंसर है, पहला ये वाला आंसर, ये वाला आंसर। मैंने कहा यहां पे हमें ये बताना है कि उसको कौन सा चूज नहीं करना। गाइस देखो मैं आपको बता दूं, उसको डेट चूज नहीं करना है। कौन सा चूज नहीं करना है? डेट। सर आप ऐसे कॉन्फिडेंस से कैसे करो? मैंने कहा कॉन्फिडेंस है, देखो यहां पे उसकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलरेडी हाई है, अगर वो डेट पे जाएगी तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट और बढ़ जाएगी, अरे फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट और बढ़ जाएगी तो अल्टीमेटली रिस्की हो जाएगा बिजनेस। दूसरा देखो कैश फ्लो ऑलरेडी कमजोर है, कैश फ्लो कम है मतलब डेट वालों को तो फिक्स्ड इंटरेस्ट देने का है, प्रॉफिट हो नहीं हो, कैश हो नहीं हो, तो यार अगर हम लोग डेट पे जाएंगे तो हमारी और फिक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी, कैश फ्लो तो कमजोर है और ऑलरेडी फंसे हुए हैं, और डेट पे जाओगे फंस जाओगे। तो भैया देखो 1 और 2 तो मैंने बता दिए, नंबर 3 और बता देता हूं मैं एक और। वैसे तो यहां बोला है 1 रीजन इन सपोर्ट देना है, मैं आपको तीन रीजन दे रहा हूं। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलरेडी हाई है, दूसरा हमारा कैश फ्लो वीक है, तीसरा स्टॉक मार्केट में बहुत ही जबरदस्त सिचुएशन है, अभी बुलिश चल रहा है। तो भैया स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, याद है पहला पॉइंट मुंबई कोर्ट में एम, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, तो भैया स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट भी बुलिश है। तो जब स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट अच्छे हैं तो यार हमें इक्विटी पे जाना चाहिए, लिस्टेड पे जाना चाहिए, बेटर रहता है, क्लैरिटी है। अब मैंने कहा सेकंड पार्ट देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। Explain any two other factors apart from those stated in the above situation which Shalini should keep in mind while taking this decision। अब मैंने कहा यहां पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भाई यहां पे इस पैराग्राफ में 3 चीजें तो डिस्कस हो गई हैं। कौन कौन सी 3 चीजें डिस्कस हो गई? ध्यान से देखो बेटा, कौन कौन सी 3 चीजें डिस्कस हो गई हैं? 3 तो हो गया है गाइज, इसमें 3 तो हो गया है। अब इसके अलावा और कौन से थे? मुंबई केस रजिस्टर्ड इन तक तो इन्वेस्टमेंट था, मुंबई कोर्ट फॉर क्रिमिनल कोड एंड कंडक्ट, 3 हो गए, अभी भी 4 बचे। रिस्क, कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट, कंट्रोल। अरे यार आप वो सोर्स चूज करेगी शालिनी जहां फ्लोटेशन कॉस्ट कम हो। शालिनी को कंट्रोल का भी ध्यान में रखना चाहिए वैसे, कि यार अगर वो चाहती है कि डाइल्यूजन ना हो ओनरशिप का तो फिर सोचना चाहिए उसे। तो गाइज ऐसे करके शालिनी इन चारों में से भी 2 पॉइंट आप कोई से भी लिख सकते हो, आ रहा समझ में। बट हाँ ये ध्यान रखना, ये जो ऊपर डिस्कस हो गए ना, ये 3 जो इस सिचुएशन में दे रखे हैं वो मत डिस्कस करना, क्योंकि यहां पे बोला है एनी अदर 2 फैक्टर्स, क्या बोला है? इनके अलावा कोई 2 और। क्लियर है गाइज? तो मैंने कहा यार ये वाला क्वेश्चन भी देखो हमने कर लिया, और क्वेश्चन आप करते हो तो बहुत दिमाग ओपन अप होता है यार, बहुत दिमाग ओपन अप होता है, बहुत दिमाग ओपन अप होता है। आ जाओ। अ बिजनेस दैट डजंट ग्रो डाइज, क्या है बेटा? देखो क्वेश्चन देखो फुल स्क्रीन पे। अ बिजनेस दैट डजंट ग्रो डाइज, मिस्टर शाह द ओनर ऑफ शाह मार्बल विद ग्लोरियस 36 months of its grand success, having a capital base of 80 crores,
Within a short span of time, the company could generate cash flow which not only covered fixed cash payment obligation but also created sufficient buffer. The company is on the growth plan and new breed of consumer is eager to buy the Italian marble sold by Shah Marble Limited. To meet the increasing demand, अब भाई क्या है, शाह का ये जो बिजनेस है वो बहुत बढ़िया चल रहा था और बहुत ही इन्होंने ग्रोथ करी और कस्टमर जो इनका मार्बल था उसको इटालियन मार्बल को बड़ा पसंद कर रहा था. To meet the increasing demand, Mr. Shah decided to expand his business by acquiring a mining. This required an investment of 120 CR. To seek advice in this matter, he called his financial advisor Mr. Seth, who advised him to the judicious mix of equity and debt. मतलब कहने का ये है कि अब मिस्टर शाह को एक्सपेंड करना था और मार्बल चाहिए, तो इटालियन मार्बल की इन्होंने कोई माइन ली होगी या कोई माइन ली होगी इन्होंने जो भी मार्बल ये बेचना चाहते थे. अब इन्होंने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को बुलाया और बोले कि ये जो 120 करोड़ रुपए की मुझे जरूरत है वो क्या करना चाहिए. तो जो मिस्टर सेठ है उसने कहा कुछ इक्विटी यूज करो, कुछ डेट यूज करो. मिस्टर सेठ also suggested him to take a loan from financial institution as the cost of raising fund from financial institution is low. Though this will increase the financial risk, but will also raise the return to equity shareholders. He also appraised him that the issue of debt will not dilute the control of equity shareholders. At the same time, the interest on loan is a tax deductible expense for computation of tax liability. After the deliberation with Mr. Seth decided to raise fund from financial institution, identify and explain the concept of financial management as discussed by Mr. Seth in the above situation. Guys, मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 5 जो कराया था, मैंने कहा था वहां पे डिसीजन की बात हो रही थी और यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात हो रही है. तो आप देखो, कॉन्सेप्ट का मतलब ये बात कर रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की. किसकी बात कर रहे हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर की. ये कह रहे हैं यार हमें जो 120 करोड़ की जरूरत है, आपने देखा होगा ऊपर वाले पैराग्राफ में अलग अलग कारण देते हुए मिस्टर सेठ ने कन्विंस किया मिस्टर शाह को कि हमें जो माइन खरीदने के लिए 120 करोड़ रुपया चाहिए वो हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना चाहिए इंटरेस्ट पे. आ रहा सुन में? तो ये सबसे पहले बोल रहे हैं आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट. तो भैया आप कैपिटल एक्सपेंडिचर आइडेंटिफाई कर लिया, इसको डिफाइन कर दो यार. वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है डिफाइन कैसे करना है, डिफाइन कर दो इसको. State the 4 factors in affecting the concept as identified in part A above, which have been discussed between Mr. Shah and Mr. Seth. अरे भैया ये जो मिस्टर शाह जो है मिस्टर सेठ से जब डिस्कशन कर रहे थे कि हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्यों लेना चाहिए, तो इन्होंने बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए, जैसे कि वो 4 में आइडेंटिफाई करने. सबसे पहले आप देखो यहां पे बात हो रही है कॉस्ट ऑफ डेट की. यहां पे कॉस्ट ऑफ डेट क्या है? लो. तो भैया जब कॉस्ट ऑफ डेट लो होगा तो आप किससे लोगे? डेट से लोगे. एक आइडेंटिफाई हो गया. दिस विल इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क बट इट विल रेज द रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर. मतलब यहां बात हो गई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की. इसका मतलब जो रिटर्न मिस्टर शाह कमा रहे हैं बिजनेस से और जो इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देंगे वो रिटर्न ज्यादा है, इंटरेस्ट कम है. He also appraised that the issue of debt will not dilute the control of equity shareholder. याद करो कंट्रोल कंसिडरेशन करके एक पॉइंट पढ़ाया था कि भैया आप डेट पे जब जाते हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जब पैसा लेते हो तो अल्टीमेटली क्या होता है, आपकी कॉस्ट जो होती है ना, मतलब आपका जो कंट्रोल होता है वो नहीं जाता, आप खुद ही मालिक रहते हो. डेट वाले को तो ये मतलब है कि एंड में उसको ब्याज मिल जाए. अब आप बिजनेस कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो आपके ऊपर है. At the same time, the interest on tax is a tax deductible expense for computation of tax liability. ये चौथा पॉइंट हो गया. 1, 2, 3 और 4 क्या हो गया? टैक्स रेट. कि भैया इंटरेस्ट दोगे तो जो हमें टैक्स देना पड़ेगा वो कम पे देना पड़ेगा, जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो. तो देखा गाइस, केस स्टडी इतनी लंबी चौड़ी, बट अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम कर सकते हैं. बट मैं आपको फिर बता रहा हूं ये पूरा का पूरा खेल प्रैक्टिस का है. बच्चा क्या होता है, सोचता है कि चैप्टर उसने पढ़ लिया, कहानी खत्म हो गई, क्वेश्चन तो देख के कर ही देंगे. नहीं यार,
ये केस स्टडीज आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस करे हुए एग्जाम में क्रैक करना नहीं आएगा। आप यहां पे क्या करोगे, अगर पढ़ा हुआ नहीं होगा तो कैपिटल स्ट्रक्चर के ही लिख दोगे, प्लस जैसा मैंने कहा आप कॉन्सेप्ट में कैपिटल स्ट्रक्चर की जगह आप बाकी सारी की सारी चीजों पे चले जाओगे। आप हो सकता है फाइनेंशियल डिसीजन में कंफ्यूज हो, तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमें प्रैक्टिस करना क्या है बेटा, बहुत 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 जरूरी है। अब मैं आपको बता दूं, अगले पॉइंट पे चलते हैं, 7th वाले पे। सुधा इज एन एंटरप्राइजिंग बिजनेस वूमेन हु हैज बीन रनिंग अ पोल्ट्री फार्म फॉर पास्ट 10 ईयर। पिछले 10 साल से चला रही है मैडम। शी हैज सेव्ड ₹4 लाख फ्रॉम हर बिजनेस से 4 लाख रुपए बचाए हैं। शी शेयर्ड with her family her desire to utilize this money to expand her business. Her family members gave her different suggestions like buying new machinery to replace the existing one, acquiring altogether new equipments with the latest technology, opening a new branch of poultry farm in another city, and so on. Since these decisions are crucial for her business, involves a huge amount of money and are irreversible. याद आ रहा है ये कौन सी बातें हो रही है, irreversible, growth, long term। याद है जब फिक्स कैपिटल पढ़ा था और उसके नीचे 4 थे कि ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, तो वहां पे ये सब लिखा हुआ था, याद होगा। एक्सेप्ट एट अ ह्यूज कॉस्ट। सुधा वांट्स टू एनालाइज ऑल एस्पेक्ट ऑफ द डिसीजन बिफोर टेकिंग फाइनल डिसीजन। वो चाहती है कि यार मैं डिसीजन लूँ ना, उससे पहले मैं सारी की सारी चीजें एनालाइज कर लें, आरा समझे, एनालाइज कर लें। Identify and explain the financial decision to be taken by, identify and explain the financial decision to be taken by क्या है सुधा। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो डिसीजंस होते हैं फाइनेंशियल, देखो टाइप ये पूछ रहे हैं, एक्सप्लेन द फाइनेंशियल डिसीजन, कौन सा फाइनेंशियल डिसीजन है। तो बेसिकली आपको पता होगा 3 फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं, एक तो खुद ही फाइनेंस डिसीजन है, एक होता है इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे कौन सी बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, क्योंकि सुधा प्लान कर रही है कि ये पैसा कहां इन्वेस्ट किया जाए। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि एक्सप्लेन ब्रीफली द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिसीजन। याद आ रहा है हमारा कोड क्या था, केस रजिस्टर्ड इन, अरे कैश नहीं, केस रजिस्टर्ड इन, याद आ रहा है। सी मतलब कैश फ्लो, आर मतलब रिटर्न, आई मतलब इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, याद आ रहा है। तो इन तीनों को आप एक्सप्लेन कर दोगे। आपने ये देखो केस स्टडी भी फटाफट आपने क्या कर ली, क्रैक कर ली। गाइस देखो बड़ा आसान है यार, द ओनली प्रॉब्लम विच इज देयर इज कंसिस्टेंसी। आप अगर रेगुलरिटी से एक टाइम टेबल को फॉलो करोगे ना गाइस, तो ट्रस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट प्रॉब्लम कहां आती है, बच्चा रेगुलरिटी फॉलो नहीं करता यार। बच्चा क्या होता है कि रेगुलरिटी फॉलो नहीं करता, वो क्या करता है कि ठीक है एक दिन पढ़ लिया, कुछ केस कर लिए, कभी नहीं किया। व्हेन यू आर प्लानिंग योर शेड्यूल, उसमें पूरा होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पढ़ना, कोडिंग्स बनाना, रिवीजन नोट्स हाथ में होना, उसके बाद केस बेस्ड स्टडीज करना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगले वाला पॉइंट तो बड़ा आसान है यार, ये मैं तुम्ही से क्रैक करवाऊंगा। टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 50 करोड़। अंकित द फाइनेंस मैनेजर ऑफ टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड वांट्स टू डिसाइड हाउ टू एप्रोप्रिएट दीज प्रॉफिट्स। आइडेंटिफाई द डिसीजन दैट अंकित विल हैव टू टेक एंड ऑल्सो डिस्कस एनी 5 फैक्टर्स विच विल हेल्प हिम टू टेक द डिसीजन। यार ये तो क्या है, केस के फॉर्म में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने कहा भैया टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड ने 50 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। अंकित उनका एक फाइनेंस मैनेजर है और वो डिसाइड करना चाहता है कि ये प्रॉफिट का क्या करे, एप्रोप्रिएट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे, मतलब कितना बांटे कितना नहीं बांटे। मतलब यहाँ पे बात जो हो रही है ये हो रही है डिविडेंड डिसीजंस की, यहाँ पे बात हो रही है बेटा डिविडेंड डिसीजन की। ये कौन सी बात हो रही है, डिविडेंड डिसीजन की। कितना डिविडेंड होना चाहिए, कितना डिविडेंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, कितना बांटे कितना नहीं बांटे, कितना रिटेन अर्निंग्स कितना डिस्ट्रीब्यूटेड। तो मैंने कहा 5 फैक्टर्स हैं। कितने फैक्टर्स हैं, 5 फैक्टर्स हैं। तो 5 कौन से फैक्टर्स हैं, इतने सारे बताए थे यार, याद करो यार, 5 तो बता ही सकते हो। कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट्स, लीगल कॉन्स्टेंट्स, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, अमाउंट ऑफ अर्निंग्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। याद आ रहा है, मैंने तो एक ज्यादा बता दिया यार। तो आप देखो यार इतने सारे पॉइंट है, इसलिए कोड की जरूरत नहीं, अपने आप 4, 5, 6 तो कभी भी आ जाएंगे अगर आप टाइमली रिवाइज कर रहे हो। तो गाइस आप देखोगे हमने पूरा का पूरा चैप्टर कर लिया, पूरे के पूरे चैप्टर के कोड्स बनाए, नोट्स आपने देख लिए, हमने सारी की सारी केस बेस्ड स्टडीज कर ली। गाइस मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, अब अगर आपने वो प्रोसीजर पूरा एनसीईआरटी वाला फॉलो किया होगा, आपको प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। और आपको पता है ये प्रॉब्लम आएगी भी तो हम टेस्ट लेंगे, टेस्ट में आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां आप अटक रहे हो।
बट यार टेस्ट को भी लाइटली नहीं लेने का है, मतलब टेस्ट में भी ऐसा बिल्कुल पढ़ के लेने का है, मतलब देने का है टेस्ट अच्छे से, उसमें से प्रॉब्लम सॉल्व करके बैठने का है, ताकि जब आप अपना बेस्ट दोगे और फिर मैं जब कॉपी चेक करूंगा तो मुझे पता पड़ेगा यार तुम कहां अटक रहे हो, कहां नहीं अटक रहे हो। ठीक है गाइस, तो गाइस एक बार फटाफट ओवरव्यू देता हूं मैं आपको। ये जो पूरा चैप्टर था जो हमने पढ़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये बेसिकली है क्या। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कैपिटल स्ट्रक्चर, फिक्स कैपिटल और कौन सा वर्किंग कैपिटल। सेकंड पार्ट हमने पढ़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट और 3 डिसीजन, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस एंड तीसरा आपका डिविडेंड। तीसरे पार्ट में फाइनेंशियल प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इंपॉर्टेंस। ये 3 पार्ट ही हैं। देखा आपने जब रिवीजन नोट्स बने सिर्फ 3 पार्ट निकले। यार मुझे ईमानदारी से बताओ, अगर आपने सब कुछ पढ़ रखा है, आपको हर पार्ट करने में ना यू विल नॉट टेक मोर देन 10 मिनट्स यार, मोर देन 10 मिनट्स। ठीक है गाइस, सो आई होप द सेशंस वर वेरी फ्रूटफुल टू यू, सो होप टू सी यू कि अपन आगे कंटिन्यू करें और इस चीज को आगे लेके चलें। अदरवाइज आपका एक रूटीन जरूर होना चाहिए, जो स्केड्यूलर मैं आपके साथ शेयर करता हूं, स्केड्यूलर के हिसाब से अपने को चलना पड़ेगा। ठीक है गाइस, चलो गाइस देन बाय बाय, टेक केयर और रिवाइज करना मत भूलना।